नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 41। ठीक है। इससे पहले क्या 40 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2022 के लिए। ठीक है। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाकर स्टडी कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल हाई है आपके बदलते पैटर्न पे आधारित। ठीक है। और व्याख्या सही जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत निम्नलिखित में से कितने शहरों का चुनाव किया गया है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी इसमें 13 शहर शामिल है। ठीक है। 13 शहर में आपके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ शामिल है। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी वर्ष 2019 में। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि पीछे से भी क्वेश्चन इसमें यूपी में पूछ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जबकि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में भी होता है। ठीक है। अगर विश्व की बात आएगी तो भारत ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ठीक है। माउंटबेटन, यानी जिसे माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए, ठीक है, डिंकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एबेल एवं माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। इसे दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली में हेस्टिंग्स इस्मा ने प्रस्तुत किया। ठीक है। इस कारण इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के लिए अनिवार्य तथ्य है। पहला है कि जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी चारों आपके इसमें शामिल है। ठीक है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभु सत्ता। ठीक है। राज्य के लिए अनिवार्य तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया था आपके 1860 ईस्वी में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था की गई। ठीक है। भारत में पहला बजट 1860 जेम्स विल्सन ने पेश किया था, जबकि स्वतंत्र भारत का बजट वित्त मंत्री आर के षष्ठमुखम चट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। ये ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे समिति है और यहाँ पे अध्यक्ष का नाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ज्ञात है कि संविधान द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की
गई है। ये ध्यान दीजिएगा, संघ सूची है, इसमें राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने केंद्र में दैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। दूसरा है इसने प्रांतों में दैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। तीसरा है इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में दैध प्रणाली को समाप्त किया गया एवं केंद्र में दैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इन राज्यों में बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम शामिल है। ठीक है, इन राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 33। इस संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य और अनुसूचित जाति के 26 सदस्य और 15 महिला सदस्य शामिल थी। तो ये भी पूछता है महिला के बारे में, तो 15 महिला भी शामिल थी, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भाग 20 संविधान संशोधन। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक का वर्णन किया गया है। साथ में भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भाग 20 में, तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। इसमें अनुच्छेद 368 का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति के पद त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए फ्रेंड बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 183 में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के पद त्याग, ठीक है, त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति, ठीक है, एवं उपसभापति के पद के बारे में, अनुच्छेद 184 में उपसभापति या अन्य किसी व्यक्ति के सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति, और अनुच्छेद 187 में राज्य विधायिका के सचिवालय का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दूसरा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपयुक्त में सत्य कथनों का चुनाव करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। देखिए होता क्या कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, अर्थात इन क्षेत्रों में ना अधिक ठंडी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी। इस कारण शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर स्थिर होता है। इस कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, तो दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा
कम होती है। उपयुक्त में से सत्य कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। भैया ऐसा क्यों? देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है और लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग गहरा होता है, जैसे गैब्रो, बेसाल्ट और रायोलाइट, ठीक है। साथ में अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, चट्टानें अपेक्षाकृत हल्की होती, जैसे क्या, ग्रेनाइट आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। देखिए, अवसादी चट्टानों का निर्माण नदियों द्वारा परतों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, इस कारण इसमें परतें पाई जाती, ठीक है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर नहीं करती, एवं ये शैलें अक्रिस्टलीय होती हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के ठीक लंबवत होती है, ठीक है। भूकंप की तरंगों का अनुभव सर्वप्रथम भूकंप अधिकेंद्र पर ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इज राइट ऑप्शन होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है एडन नहर, दामोदर नदी, एनीकट नहर, कावेरी नदी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, ठीक है। उपरोक्त नहरों में सही सुमेलित कीजिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये तीनों। देखिए, एडन नहर दामोदर नदी से निकलती है, एनीकट नहर कावेरी नदी से और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में अब आ रहे हैं, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन। तो हम आपको लिए हाई लेवल की टेस्ट सीरीज ही लेकर आए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए, फान, ठीक, अगर हम बात करें तो फान संबंधित है आपके ऑल्प्स से, ठीक है। सिमूम कहाँ पे है? आपके कुर्दिस्तान। अगर हम बात करें सेंटा आना की, तो ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया पे। साथ में जोंडा, ठीक है, ये आपके अर्जेंटीना से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन मैचिंग के इस बार पीसीएस एग्जाम में आ रहे हैं बदलते पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनके स्थानीय नाम के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए, हरिकेन की अगर हम बात करें तो ये है कैरोबियन सागर, ठीक है। अगर हम टाइफून की बात करें तो पूर्वी चीन सागर, ठीक है। साथ में अगर बैग्यू की बात करें तो ये है फिलीपींस से और टाइफू आपके जापान से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हरिकेन और टाइफून नामक तूफान प्रभावित जलवायु है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चीन तुल्य जलवायु। देखिए, हरिकेन और टाइफून जलीय तूफान के अंतर्गत आते हैं जो पानी की सतह से उठते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर से और टाइफून प्रशांत महासागर से उठता है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रायद्वीप के तट से उठने वाला तूफान हरिकेन और फिलीपींस के तट पर टाइफून उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज नंबर आपकी 41। इससे पहले 40 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में हाई लेवल के क्वेश्चन शामिल हैं क्योंकि पीसीएस में पैटर्न बदल गया है और यूपीएससी पैटर्न पे ये आधारित है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।